नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 42 पढ़ेंगे, जिसमें भारत में संचार एवं व्यापार के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में भारत में संचार एवं व्यापार के बारे में बताया गया है। संचार मतलब निजी संचार। निजी संचार से यहाँ पर मतलब है, यदि आपको अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचानी है, खाली एक ही व्यक्ति तक पहुँचानी है, मान लो अपने मामा नाना तक पहुँचानी है, तो आप क्या करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। तो भारतीय डाक सेवा का के माध्यम से आप अपनी बात को पहुँचाएंगे। तो इसमें देखेंगे, भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्राथमिक मेल माना जाता है और द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत अवधि और समाचार पत्र शामिल हैं। यदि आपको मेल त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए, त्वरित मतलब यहाँ पर जल्दी सुविधा के लिए 6 मेल चैनल हैं, जिसमें पहला है राजधानी चैनल, फिर है मेट्रो, ठीक है, और फिर है ग्रीन, फिर बिजनेस, फिर बल्क मेल और फिर पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। तो इनके माध्यम से आप अपनी जो मेल है उन्हें आप त्वरित डिलीवरी करा सकते हैं। तो निजी संचार का एक साधन जो हो गया वो भारतीय डाक नेटवर्क हो गया। निजी संचार में दूसरा जो साधन है वो है टेलीफोन या BSNL द्वारा STD। मान लो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है, तो किसका माध्यम लेगा, वो टेलीफोन का माध्यम लेगा। तो STD द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गाँव को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गाँव में 24 घंटे STD की सुविधा अब आपको पता ही है कि विकसित की जा चुकी है। पूरे भारत में STD की दर समान निश्चित कर दी गई है। इसमें हम आगे देखेंगे जनसंचार के बारे में बताया गया है। जनसंचार मतलब अपनी बात को, यहाँ पर निजी संचार था, अपनी बात को हमने किसी निजी व्यक्ति को पहुँचाई थी, अपने मामा नाना चाचा से। लेकिन यहाँ पर आगे कहा गया है जनसंचार। जनसंचार में हम एक व्यक्ति अपनी बात को जनता के सामने प्रस्तुत करता है। वो पहला जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न आ गया हमारा, वीडियो आ गया, फिल्में आ गई, रेडियो आ गया, ये सब शामिल हैं। आगे इसमें बताया गया है एयर। यहाँ पर एयर को देखेंगे आप, ऑल इंडिया रेडियो। ये कई बार एग्ज़ाम में ये 1 नंबर में आ जाता है कि एयर की आप फुल फॉर्म लिखें। तो ऑल इंडिया रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। फिर इसके बाद है दूरदर्शन। दूरदर्शन के माध्यम से क्या होता है, किसी भी बात को जनता तक पहुंचाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। भारत दुनिया में फीचर्स फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह लघु फिल्में, वीडियो फीचर्स फिल्में और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। जितनी भी हमारे भारत में मूवीज़ आती हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, दोनों मूवी को जो सर्टिफिकेट देता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जन संचार में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक जनता तक बात पहुंचाने का एक माध्यम है। दूसरा इसमें दिया गया है प्रिंट मीडिया। ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, अब दूसरा इसका साधन क्या है, प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया में तो आपको पता ही है कि हम जनता तक अपनी बात को कैसे पहुंचा सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें ये सब बातें आएंगी। समाचार पत्रों में सबसे बड़ी जो संख्या अंग्रेजी में समाचार पत्र छपते हैं, फिर उर्दू में छपते हैं, और उसके बाद हिंदी में छपते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे है व्यापार। व्यापार आप सभी जानते हैं, लोगों, राज्यों और दो देशों के बीच जो माल का, जो सामान का आदान प्रदान होता है उसे व्यापार के नाम से जाना जाता है। व्यापार के 3 प्रकार हैं। स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार आपको पता ही है, शहरों, कस्बों और गाँव में किया जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार जब 2 राज्यों के बीच में किया जाता है, जैसे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब 2 देशों के बीच में किया जाता है, जैसे कि यदि चीन को चीनी की आवश्यकता है या पाकिस्तान को चीनी की आवश्यकता है तो वो भारत से ले लेगा। तो जब 2 देशों के बीच में व्यापार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है।
तो इसमें दो बातें बताई मैंने आपको। एक तो जो है निर्यात बताया मैंने आपको। निर्यात में क्या होगा कि एक देश अपने यहाँ बना हुआ माल दूसरे देश को भेजता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे निर्यात। जैसे कि हमारे यहाँ चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है तो भारत चाय का निर्यात करता है। और एक होता है आयात। आयात में जैसे कि हमारे यहाँ कच्चा तेल और पेट्रोलियम नहीं होता उत्पादित भारत में, तो पेट्रोलियम कोयले का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। जवाहरात में दोनों ही बातें आएंगी, जवाहरात आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। कृषि संबंधी जो उत्पाद हैं वो हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का हम आयात करते हैं। अब व्यापार का संतुलन क्या होता है, किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके आयात और निर्यात के बीच के अंतर का होता है। अब अनुकूल संतुलन क्या होगा, आप खुद ही बताओ। यदि हम विदेशों से ज़्यादा माल खरीदेंगे, मतलब हम आयात ज़्यादा करेंगे, यदि हम आयात ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक रहेगा, ये अच्छी बात है कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे देश का पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है, नहीं, तो यह प्रतिकूल स्थिति हो गई, प्रतिकूल संतुलन हो गया। जब आयात ज़्यादा होता है तो इसे कहते हैं प्रतिकूल संतुलन। लेकिन यदि निर्यात ज़्यादा है, हम अपने देश का बना हुआ माल ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं और ख़रीद कम रहे हैं, तो इसे कहेंगे अनुकूल संतुलन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में भी उभरा है। सूचना के निर्यात से काफ़ी मात्रा में, सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। इस बात को आप समझे थोड़ा सा, जो बात ये कहना चाह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं जो भारत में ही बैठे बैठे अमेरिका के बहुत सारे बिजनेस का सॉल्यूशन कर रही है। जैसे कि वहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है वो भारत के लोग यहीं अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे कर देते हैं, या उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो हम अपने यहाँ बने हुए सॉफ्टवेयर से ही कर देते हैं। तो उससे हमें विदेशों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अब आता है भारत में पर्यटन। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बड़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग से लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन भी करता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ भी बढ़ाता है, समझ के विकास में। कि यदि कोई विदेशी हमारे यहाँ आएगा और विदेशी हमारे यहाँ आके ये देखता है कि अरे भारत की संस्कृति यह है, तो यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक जो है वो हेरिटेज टूरिज़्म, जैसे कि लाल किला, ताजमहल देखने आ सकते हैं। इको टूरिज़्म, मान लो कि हमारे यहाँ कोई ऐसे पार्क हैं जो इको टूरिज़्म है, उन्हें देखने आ सकते हैं। एडवेंचर, कोई हमारे भारत में यदि एडवेंचर होती है तो एडवेंचर टूरिज़्म के नाम पे आ सकते हैं, मेडिकल टूरिज़्म के नाम पे आ सकते हैं, या बिजनेस टूरिज़्म के नाम पे भी विदेशी भारत में आते रहते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावना है। इन सब में आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तरों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं? तो विभिन्न प्रकार के व्यापार आपको पता ही है कौन कौन से हैं, ये बताए थे आपको, ठीक है। और इनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है? देखो किसको कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। और क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देश एक्स, कोई भी एक देश है, एक्स का मतलब यहाँ पर कोई भी एक देश, ठीक है ना। देश एक्स निर्यात से अधिक आयात करता है, मतलब वो विदेशी माल ज़्यादा खरीदता है। तो इस देश की स्थिति को क्या कहा जाएगा? इस देश की स्थिति को कहा जाएगा प्रतिकूल संतुलन, ठीक है ना, क्योंकि आयात ज़्यादा कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, प्रतिकूल संतुलन कहा जाएगा। और इस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, वह देश कर्जे में डूब जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, प्राथमिक श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? तो ये आपको मैंने बता दिया था कि प्राथमिक श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के
मेल में क्या अंतर है। ठीक है, प्रश्न नंबर अब हम अपने दैनिक जीवन का उदाहरण लेकर बताना है कि आपने कभी प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का मेल किया है और उसकी डिलीवरी कौन संभालता है। प्रश्न नंबर 4, तेजी से बढ़ता हुआ पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है। उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यदि पर्यटन ज़्यादा होगा तो पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, क्योंकि इसमें क्या है, लाखों लोग उद्योगों से जुड़े हुए हैं और ये राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ क्या है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन भी करता है और अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को बढ़ावा भी देता है। पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गाँव को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा होगा। इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि पहले वहाँ पर टेलीफोन नहीं थे। तो इसमें आप करीबन 4 या 5 लाइन अपने आप सोच के लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को यह वर्कशीट करनी है और इस वर्कशीट को अच्छी तरह समझ के करना है ताकि ये आपको एग्ज़ाम तक याद रहे। धन्यवाद।